अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन मींस जीन में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस होने को हम बोलते हैं बच्चों जीन एक्सप्रेशन। इस दौरान दो प्रोसेसेस मेनली होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन जिसके दौरान mRNA बनती है, ट्रांसलेशन जिसके दौरान पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है या प्रोटीन बनती है, जो फिर बाद में मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस अंजाम दे देते हैं। हम कहते हैं कि जीन जो है एक्सप्रेस हो गया। बच्चों, जीन के एक्सप्रेशन आपको कल बताया गया है कि ये हमेशा जो है एक्सप्रेस कुछ जीन्स होता रहता है, उनको हम कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स कहते हैं। हर सेल में वो एक्सप्रेस होता है, लेकिन कुछ सेल्स में कुछ ख़ास स्पेसिफिक प्रोटीन ज़रूरत पड़ता है तो वो जीन्स उन सेल्स में ही एक्सप्रेस होती है। उनको हम टिश्यू स्पेसिफिक जीन्स या लग्जरी जीन्स या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो आप समझ गए हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों लेक ऑपेरॉन। लेक ऑपेरॉन, तो ऑपेरॉन आपको बताया गया था कि ऑपेरॉन क्या है। ऑपेरॉन एक क्लस्टर ऑफ फंक्शनली रिलेटेड जीन्स है, यानी ऐसे जीन्स जिनके फंक्शंस रिलेटेड है आपस में एक दूसरे से, उनकी कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होती है। ऐसे जीन के ग्रुप और उनके साथ उनकी एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने वाली जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है, सबको मिला के हम एक ऑपेरॉन कहते हैं। तो यहाँ पर लेक ऑपेरॉन कहने का मतलब एक ऐसा ऑपेरॉन, ठीक, जो ऑपरेट होती है, जो चलती है लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आपको बता दूं लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, एक कार्बोहाइड्रेट है। डाइसैकेराइड दो शुगर यूनिट से मिलकर बनते हैं। किस से मिलकर बनते हैं? ये मिलकर बनते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज, दोनों हेक्सोज से 6 कार्बन के शुगर हैं दोनों। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज कंबाइन होकर बनते हैं लैक्टोज। तो जब दो शुगर यूनिट से जो बनता है उसको हम कहते हैं डाइसैकेराइड। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। तो जब ये टूटता है तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज बन जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये लैक्टोज जो है एनर्जी के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यूज एज एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स कौन? बाय ई कोलाई, एक बैक्टीरिया है, ई कोलाई कॉमन बैक्टीरिया है, वो इस लैक्टोज को एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों आपको बता दो, ये लैक्टोज जो डाइसैकेराइड है ये मिल्क में होती है, इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। ये ई कोलाई हमारे एक रेजिडेंट बैक्टीरिया है, एक फ्रेंडली बैक्टीरिया जो हमारी गट में रिजाइड करती है, बैठती है। ठीक है, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। तो जब हम मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं, तो उस दूध में मौजूद जो मिल्क शुगर लैक्टोज जो है ये ई कोलाई इस्तेमाल करती है एज एन एनर्जी सोर्स। ठीक है बच्चों, तो इस लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए ई कोलाई में एक क्लस्टर ऑफ जीन्स है, उस क्लस्टर ऑफ जीन्स को यानी ग्रुप ऑफ जीन्स को रेगुलेट करने के लिए, उसकी एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए उन्हीं के साथ में एक रेगुलेटरी सीक्वेंस भी है। उन मिसाल जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ZYA, ये वो जीन्स है, ये वो स्ट्रक्चरल जीन्स है, ये वो स्ट्रक्चरल जीन्स है जो ज़रूरत पड़ेंगे लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चरल जीन्स की अपस्ट्रीम में रेगुलेटरी सीक्वेंस है, जैसे ऑपरेटर है, प्रमोटर है। O स्टैंड्स फॉर ऑपरेटर, P स्टैंड्स फॉर प्रमोटर। ठीक है, तो ये रेगुलेटरी सीक्वेंस और एक क्लस्टर ऑफ जीन्स सबको कंबाइन करके हम ऑपेरॉन कहते हैं, क्योंकि ये ऑपेरॉन लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होती है, इसलिए इसको हम लेक ऑपेरॉन कहते हैं। इसी को आपको समझाना है। ठीक है बच्चों, अब आपको मालूम है कि जीन की एक्सप्रेशन जो है, ठीक, जो बैक्टीरिया में जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेस उनके नीड के बेस पर होंगे। मिसाल ई कोलाई की इन्वायरमेंट में जब लैक्टोज पहुंचेगी तब उस लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए जीन एक्सप्रेस होना पड़ेगा, ये क्लस्टर ऑफ जीन्स
ये स्ट्रक्चरल जीन्स। लेकिन जब लैक्टोज ना हो, ठीक है, उस वक्त इन जीन्स की एक्सप्रेशन से कोई फायदा नहीं होगा। इन जीन के एक्सप्रेशन से जो प्रोडक्ट बनेंगे उसकी यूज नहीं होंगे, ठीक है। जब कोई प्रोडक्ट यूज ना हो रहा हो, यूज ना होना हो, उस वक्त उस जीन के एक्सप्रेशन नहीं होता, उस वक्त जीन ऑफ पोजीशन में रहता है। तो इसी जीन ऑन एंड ऑफ को हम जीन रेगुलेशन कहते हैं। चलो बच्चों फिर समझते हैं इस लेग ऑपरेंट के कंपोनेंट्स को पहले समझते हैं। ZY जो है 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं बच्चों। इस स्ट्रक्चरल जीन से एक सिंगल mRNA बनती है ट्रांसक्रिप्शन से। जब ये स्ट्रक्चरल जीन्स ठीक ट्रांसक्राइब होंगे RNA पॉलीमरेज की मदद से, तो ये एक mRNA बनेंगे, एक mRNA बनेगा, ठीक, जिसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के कोडॉन्स इस mRNA में मौजूद है। इसी mRNA की जब ट्रांसलेशन होती है तो यहां से 3 पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं अलग अलग। इस Z वाली पोर्शन से बनते हैं बच्चों एक एंजाइम, एक प्रोटीन एंजाइम, उसका नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। इस Z वाली जीन की एक्सप्रेशन के बाद एक प्रोडक्ट बनती है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। Y वाली जो जीन है, ठीक है, उससे बनते हैं बच्चों ये पोर्शन से एक और एंजाइम, उसका नाम है परमिएज। और इस A वाली जीन से जो mRNA बनी है उससे ट्रांसलेट होकर एक एंजाइम बनती है बच्चों, उसको कहते हैं ट्रांस एसिटाइलेज। 3 एंजाइम्स बनती है इन 3 स्ट्रक्चरल जीन से। सारे एंजाइम प्रोटीन एंजाइम है, ठीक है बच्चों। जब 3 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनेंगे सेम mRNA से, या मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन अगर बने एक mRNA से, उस mRNA को कहते हैं हम बच्चों पॉलीसिस्टोनिक mRNA। तो ये mRNA पॉलीसिस्टोनिक है, पॉलीसिस्टोनिक, ये याद रखना, पॉलीसिस्टोनिक mRNA। अक्सर प्रोकैरियोटिक जो mRNA है वो पॉलीसिस्टोनिक होती है, उनसे एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज होती है। जब ट्रांसक्राइब होती है तो एक mRNA की सूरत में होती है, जब उसकी ट्रांसलेशन होती है तो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन बनते हैं, जैसे यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो ये mRNA जब बनी वो पॉलीसिस्टोनिक mRNA है, ठीक है बच्चों। इसके कंट्रास्ट में जो यूकैरियोटिक mRNA है, उस mRNA से सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज होती है, उसको हम कहते हैं मोनोसिस्टोनिक। यूकैरियोटिक mRNA आर मोनोसिस्टोनिक, प्रोकैरियोटिक mRNA आर मोस्टली पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है। सिस्टोन उस डीएनए के उस पार्ट को कहते हैं जो आगे एक्सप्रेस होकर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बने, ठीक है बच्चों। ओके, तो जब ये ZY जीन स्ट्रक्चरल जीन्स एक्सप्रेस होते हैं तो 3 एंजाइम्स बनते हैं। अब हम देखेंगे कि इन एंजाइम्स की क्या फंक्शन होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम परमेज की बात करेंगे। ये बैक्टीरियल सेल है, इसके सराउंडिंग में लैक्टोज आ गया, दूध पिया हमने, उस दूध के जरिए लैक्टोज पहुंच गया हमारे गट में। अब इस ई कोला बैक्टीरिया के सराउंडिंग में लैक्टोज है। इस लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए इस सेल के अंदर ही लैक्टोज जाना चाहिए, तो सेल के मेम्ब्रेन पर इस लैक्टोज को अंदर लेने के लिए एक मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जिसके जरिए लैक्टोज अंदर जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये एंजाइम, ये परमेज एंजाइम लैक्टोज को सेल के अंदर ले जाने में हेल्प करती है। परमेज हेल्प्स इन द इनटेक ऑफ लैक्टोज इनटू द बैक्टीरियल सेल। ये इसके इनटेक में हेल्प करते हैं, परमेज ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं लैक्टोज का इनटू द ई कोलाई सेल। समझ गया। अब हम बात करेंगे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम की। जब लैक्टोज अंदर पहुंच गया लैक्टोज अंदर, इस लैक्टोज को तोड़ते हैं इसको, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करके आपको पता है ये डाइसैकराइड है, लैक्टोज टूटकर गैलेक्टोज और ग्लूकोज शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। एक डाइसैकराइड टूटकर 2 मोनोसैकराइड्स बनते हैं,
उसके लिए ये एंजाइम यूज होती है बच्चों, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है यहाँ पर इस्तेमाल होती है, थोड़ा यहाँ लिखता नहीं हूँ। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक, फिर बात आ गई ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम की। ये ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बच्चों जो टॉक्सिक है, कुछ किताबों में कहते हैं कि इसकी जो फंक्शन है ये अभी अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन कुछ किताबों में लिखता है कि जो टॉक्सिक्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म के लिए ये ट्रांस एसिटाइलेज इस्तेमाल होती है। बीटा थायोगैलेक्टोसाइड नाम का एक टॉक्सिक होती है, उनको मेटाबोलाइज करने के लिए ये ट्रांस एसिटाइलेज इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल देखो ना आप, ये लैक्टोज को अंदर लेता है, ये लैक्टोज को तोड़ता है। ठीक है, तो ये इसी लैक्टोज से रिलेटेड एक टॉक्सिक को ये मेटाबोलाइज करती है। तो इनके सारे फंक्शंस जो है वो रिलेटेड है, सब मिलके एक फंक्शन करता है, वो ये कि लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। तभी हमने कहा कि ये जो जीन्स है ये फंक्शनली रिलेटेड है। ठीक है, फंक्शनली रिलेटेड जीन की क्लस्टर है। ये आप समझ गए इन मुख्तलिफ एंजाइम्स के फंक्शन। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम दो कंडीशंस यहां बताएंगे। ये है आपका लेग ऑपरेंट। ये लेग ऑपरेंट का ये ए वाई जेड, ये तो स्ट्रक्चरल जीन्स है, इनके अलग अलग फंक्शंस आपने देख लिए। ऑपरेटर, ठीक है बच्चों, ये एक रेगुलेटरी सीक्वेंस है, प्रोमोटर एक रेगुलेटरी सीक्वेंस है, उनके अलग अलग फंक्शन आपको अभी पता चल जाएगा। इसके अलावा इनके अपस्ट्रीम में एक और जीन है, इसको हम लेग आई जीन कहते हैं। लेग आई जीन ये अलग जीन है, इस जीन के अलग प्रमोटर है, ये पी आई है, प्रमोटर ऑफ लेग आई। आई यहां पर डिजिग्नेट करता है बच्चों, ये इसका मतलब है इनहिबिटर। आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर। जब ये लेग आई जीन एक्सप्रेस होती है तो इससे भी अपने एमआरएनए बनेंगे, उससे एक प्रोटीन बनेगा। तो वो प्रोटीन जो लेग आई से बनता है बच्चों, वो एक रिप्रेसर प्रोटीन होती है, उसको कहते हैं हम रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन एक टेट्रामेरिक प्रोटीन होती है, रिप्रेसर प्रोटीन। इस रिप्रेसर प्रोटीन की स्ट्रक्चर हम यहाँ ऐसे ही बनाएंगे, आप कुछ इस तरह से मान लो ये रिप्रेसर प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, ये रिप्रेसर प्रोटीन है बच्चों। जब लेग आई जीन कॉन्स्टिट्यूटिव है, यानी ये हमेशा एक्सप्रेस होते रहता है, ये कभी इसकी एक्सप्रेशन जो है ऑफ नहीं होता, ये हमेशा के लिए रिप्रेसर प्रोटीन जो है कंटिन्यू बनता रहता है। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन कंटिन्यूसली बनता रहता है। अब हम दो कंडीशंस की बात करेंगे, जब लैक्टोज प्रेजेंट हो और जब लैक्टोज प्रेजेंट ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज क्या होता है। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, जब लैक्टोज मीडियम में मौजूद ना हो तो क्या होगा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। जब लैक्टोज मौजूद ना हो तो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाली ये एंजाइम्स निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए, बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, जीन ऑफ रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लैक्टोज है नहीं, जिसको मेटाबोलाइज करने वो नहीं है, तो मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम्स प्रोड्यूस करना एक वेस्टेज होगी, तो वेस्टेज करता नहीं है। वेस्टेज ना करने के लिए तो ये जीन रेगुलेशन है। ठीक है बच्चों, ओके। तो होता क्या, देखो जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तब ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो बच्चों बाइंड होती है इस ऑपरेटर पे। व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स एट द ऑपरेटर। ये ऑपरेटर जो है रिप्रेसर बाइंडिंग के लिए यहां इस्तेमाल होती है। तो ये यहां पर बाइंड होती है, मैं यहां पर बनाऊंगा, यहां पर रिप्रेसर बाइंड हो गया। जब ऑपरेटर पर रिसेप्टर रिप्रेसर बाइंड हो गया, रिप्रेसर मींस रिप्रेस करने वाली, बंद करने वाली, रोकने वाली प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो गया ऑपरेटर पे। और आपको कल बताया गया था कि ये ऑपरेटर की जो सीक्वेंस है ये ओवरलैपिंग है, कुछ हिस्सा स्ट्रक्चरल जीन में ओवरलैप करता है, कुछ प्रमोटर में ओवरलैप करता है। तो ये ऑपरेटर जो है ये प्रमोटर तक पहुंच गया है, यहां से स्ट्रक्चरल जीन का कुछ हिस्सा इसमें आ जाता है, ओवरलैप करता है। तो जब ऑपरेटर पर रिप्रेसर बाइंड हुआ तब प्रमोटर पे ट्रांसफर करने वाला एंजाइम कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज।
आरएनए पॉलीमरेज की मदद से इस डीएनए से एमआरएनए बनेगी। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए आपको पता है प्रमोटर एक रीजन होती है अपस्ट्रीम में स्ट्रक्चरल जीन्स की, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होती है और बाइंड होने के बाद वहां से इनिशिएशन करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। लेकिन बच्चों जब ऑपरेटर पे रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो तो ये पॉलीमरेज जो प्रमोटर पे बाइंड होगी, ठीक, वो आगे मूव नहीं कर पाएंगे, वो आगे नहीं जा पाएंगे, ये आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाएंगे। जब आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जाएंगे तो ये ZY जीन जो है वो ट्रांसक्राइब भी नहीं होगा। ठीक, जब ट्रांसक्राइब नहीं होगा तो हम यहां कहेंगे नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। तो जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ तो एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए नहीं बनेगा तो वो एंजाइम्स भी नहीं बनेगा और बनना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो वेस्टेज होगी। ठीक है बच्चों, समझ गया आप? जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ लैक्टोज में क्या होती है, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स विद द ऑपरेटर दैट ब्लॉक्स द मूवमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंड ट्रांसक्रिप्शन डस नॉट अकर, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता और आगे ट्रांसलेशन भी नहीं होगी, तो यहां पर वो एंजाइम्स नहीं बनता और बनना भी नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, मगर याद रखना लैक्टोज यहां मौजूद नहीं है। यहां एक चीज और याद रखना आपको कि एनर्जी के सोर्स के तौर पर ग्लूकोज भी इस्तेमाल कर सकता है ये ई कोलाई बैक्टीरिया, लेकिन यहां ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए बच्चों। लैक्टोज तो नहीं है, ग्लूकोज भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम और एक कंडीशन इसी पर जिक्र करेंगे, बात करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, तो एब्सेंस में तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, when in the presence of lactose, लैक्टोज की प्रेजेंस में क्या होगा इस ऑपरेंड को। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे, आपको बताया गया कि रिप्रेसर तो हर हाल में हमेशा बनता रहता है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव है, लैक आई जीन इज कॉन्स्टिट्यूटिव। अच्छा, ये तो है मौजूद। तो एक बात आपको बता दूं बच्चों, लैक्टोज की प्रेजेंस में क्या होता है, लैक्टोज की प्रेजेंस मतलब लैक्टोज सराउंडिंग में हो तो कुछ अमाउंट लैक्टोज जो है परमेस ना भी हो तब भी सेल के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाती है। सम अमाउंट ऑफ लैक्टोज, ठीक है, वो अलाउ करता है मेम्ब्रेन सेल के अंदर आने के लिए। तो लैक्टोज सेल के अंदर थोड़ा सा प्रेजेंट होती है, तो उस लैक्टोज को जो सेल के अंदर पहुंच गया है थोड़ा सा अमाउंट, ये लैक्टोज को ब्रेक करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज को ब्रेक करता है, किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ये कन्वर्ट किया। ठीक, तो इस लैक्टोज को और एक चीज में ये कन्वर्ट करता है, उसको कहते हैं बच्चों एलोलैक्टोज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज से एलोलैक्टोज नाम का भी एक मॉलिक्यूल बनाता है, एलोलैक्टोज। इस एलोलैक्टोज की स्ट्रक्चर में यहां बनाऊंगा, इस किस्म का है, बनाऊंगा ऐसे ही है। यह एलोलैक्टोज किससे बना, लैक्टोज से। किसने बनाया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ने बनाया। ठीक, तो लैक्टोज की जब प्रेजेंस है उस वक्त लैक्टोज से एलोलैक्टोज बना, लैक्टोज से एलोलैक्टोज बना। ये एलोलैक्टोज जो है बच्चों बाइंड हो सकता है इस रिप्रेसर प्रोटीन को, क्योंकि ये दोनों जो है इनके दरमियान बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है, अट्रैक्शन होती है। रिप्रेसर प्रोटीन और एलोलैक्टोज के बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन, एफिनिटी। उस एफिनिटी की वजह से ये एलोलैक्टोज इस रिप्रेसर के साथ बाइंड हो सकती है। तो ये मिटाता हूं मैं, ये बात करेंगे। फिलहाल क्या बना, लैक्टोज से एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज बाइंड हो गया रिप्रेसर प्रोटीन के साथ। बाइंड होने के बाद रिप्रेसर प्रोटीन इस के साथ ये एलोलैक्टोज बाइंड होने से इस प्रोटीन में
शक्ल में चेंज आती है, उसको कहते हैं बच्चों कन्फॉर्मेशनल चेंज। प्रोटीन की शक्ल में चेंज आ जाती है इस एलोलैक्टोज की बाइंडिंग से, ठीक है। ओके, तो ये प्रोटीन अब इस शक्ल का हो गया, इस शक्ल का हो गया। पहले यहां दो ग्रूव से, मिसाल ये ग्रूव जो है, ये देखो ये ग्रूव, ये ऑपरेटर पे बाइंड होने के लिए इस्तेमाल होता था। अब इस एलोलैक्टोज की, यहां एलोलैक्टोज में बाइंडिंग दिखाता हूं आपको, ये एलोलैक्टोज, इस एलोलैक्टोज की इस रिप्रेसर के साथ बाइंड होने से रिप्रेसर में क्या हो गया, कन्फॉर्मेशनल चेंज, याद रखना, कन्फॉर्मेशनल चेंज, यानी स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। जब स्ट्रक्चर में चेंज आ गया रिप्रेसर की, तो ये रिप्रेसर अब बाइंड नहीं हो सकता ऑपरेटर पे, क्योंकि ऑपरेटर पे बाइंड होने के लिए इसका कुछ खास स्ट्रक्चर चाहिए। वो स्ट्रक्चर तो अब डिफॉर्म हो गया, वो शक्ल बदल गया, किसकी वजह से, इस एलोलैक्टोज की मदद से। तो अब दिस रिप्रेसर इज नो मोर इन ए स्टेट ऑफ बाइंडिंग विद द ऑपरेटर। अब ऑपरेटर जो है खाली रहेगा। जब ऑपरेटर पर खाली रहेगा तो आरएनए पॉलीमरेज, तो आपको पता है वो प्रमोटर पे बाइंड होगी, आरएनए पॉल जो है प्रमोटर पे बाइंड होगी, ठीक। बाइंड होकर ऑपरेटर पे कुछ है नहीं रोकने वाला, तो ये आगे जाता है आरएनए पॉलीमरेज और इन एंजाइम्स को क्या करता है, ट्रांसक्राइब करके क्या बनाता है, एक एमआरएनए बनाता है। उस एमआरएनए से आपको पहले बताया गया है कि उनसे मुख्तलिफ एंजाइम बनाता है। इससे बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इससे बनता है परमिएज, इससे बनता है क्या, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक। अब बीटा परमिएज जो अब बन गया, अब जीन ऑन हो गया। इस वक्त जीन ऑन कहेंगे, जब रिप्रेसर बाइंड हो गया था तब जीन ऑफ था, अब जीन ऑन है। ऑन है तो यहां से ट्रांसक्राइब भी होगी, ट्रांसलेट भी होगी। परमेज और लैक्टोज को सेल के अंदर दाखिल कराएंगे। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करेगा और ट्रांस एसिटाइलेज जो है उन टॉक्सिन्स को मेटाबोलाइज करेगा। अब इन एंजाइम्स के बनने का इस्तेमाल भी है, बनने के बाद इनके इस्तेमाल भी है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये लेग ऑपरन जो है ऑपरेट करती है, ठीक है। अभी टाइम हो गया, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को थोड़ा हम आगे आपको और समझाने की कोशिश करेंगे, इसी पे और बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल अभी आपने देखा कि लैक्टोज की एब्सेंस में क्या होती है, लैक्टोज की प्रेजेंस में क्या होते हैं। आगे हम इसी पर और बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।